लास्ट क्लास में जस्ट वी कैन रिवाइंड व्हाट वी हैव स्टडीड। लास्ट क्लास में हम ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में बोला था। इसमें वी हैव गॉन थ्रू डिफरेंट हाइपोथेसिस एंड थियरीज। सिंगल पेरेंट का थियरी था, दैट इज मोनिस्टिक, एंड द ड्यूअलिस्टिक, दैट इज बाई पेरेंटल थियरी भी दोनों हम सीखा है। वी हैव गॉन थ्रू डिस्कस दैट एरिया। एंड इसमें वी हैव डिस्कस अबाउट द gaseous hypothesis, इमानुएल कांट का ये gaseous hypothesis, ये तो कैसे है, how this gaseous form, how that can be converted to nebula, ये सब हम पढ़ा है। and how this nebula has been converted to the solar system and our planets, ये तो nebula gaseous hypothesis में सीखा है। इसका criticism भी हम लोग देखा है। Then next we came to nebular hypothesis by Laplace। तो nebular कैसे exist हुआ है, ये nebula तो कैसे convert होके हमारा planet ये सब बना है, that is my Laplace ने ये तो theory लेके आया था। उसके बाद we have gone to planetesimal hypothesis, Chamberlain और Moulton का। This is we know that this is biparental है, इसमें proto sun है और intruder star भी है। तो इसमें हम लोग देखा है ये तो कैसे दे हैव एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सन एंड अदर प्लैनेट, ये भी देखा है। ये सब देखे। देन वी हैव टाइडल हाइपोथेसिस, ये भी बाइपेरेंटल है, ऑलमोस्ट द सेम कांसेप्ट ऑफ द प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस का ऑलमोस्ट सेम कांसेप्ट था। इसमें उसमें प्रो सन के बारे में, प्रोटो सन के बारे में बोला था, यहाँ प्रिमिटिव सन, या ओनली द टर्म्स आर चेंजिंग and almost the concept are same, but except the shape, ये सब था। Now there is some portion remaining in this topic, origin of the earth, and this is very important area, so we can discuss it now. After that we can go for another topic। तो इसमें ऐसा है, ये सब था hypothesis जो हम लोग पढ़ा है, वो सब था हाइपोथेसिस था, that is not accepted 100%. This is the recent theory which is accepted by, we can't say it is 100% accepted, but this is the most accepted theory that explains about the origin of entire universe. Not only it explains about the origin of our planet and the solar system, ये तो बोल रहे हमारा जो पूरा यूनिवर्स कैसे, इसका उद्भव कैसे हुआ है, that is what explained in this big bang. From the term itself we can understand it's a bang, it's a bombard हो गया है, blast हो गया है। तो एक तो big blast हो गया है। तो just from the term itself we can understand what the theory explained। कुछ तो bombard हुआ है, उसका तो बॉम्ब, ये तो ब्लास्ट हुआ है, उससे there originate the entire universe, ऐसा explanation दिया है। As a competitor we want to understand some of the names, those who are behind this big bang theory। big bang theory ऐसा नहीं है, ये particularly एक आदमी ने और एक स्कॉलर ने नहीं बनाया है। there is lot of effort has been taken to conclude this big bang theory। So major terms, if you look, you can see George Layton in 1920s, he was the first scientist who explained about the big bang, first man। Then Edward Hubble proposed the constant expansion of the universe। तो पहले था बोल दिया एक तो ब्लास्ट हो गया है, पहले एक तो स्मॉल सिंगुलैरिटी था, बहुत वो तो बहुत छोटा था, उसका तो एक ब्लास्ट हुआ है। दैट सिंगुलैरिटी कंसिस्टिंग ऑफ टू मच ऑफ एनर्जी, that is more than our imaginable area, इमेजिन जो कर सकता है उससे ज्यादा था ये सिंगुलैरिटी, जैसे बहुत स्मॉल एरिया था। एंड इट इज जस्ट लाइक ए ब्लैक होल, आप लोग सुना होगा ब्लैक होल्स, वो उसमें पूरा अट्रैक्ट कर। हेलो सर, यस, ऑडियो ना बीच बीच में रुक रुक के आ रहा है सर, वॉइस जी।
ओहो, नेटवर्क का कुछ इश्यू है क्या? जी सर, ऐसे हो सकता है सर। तो हम धीरे से बोल देगा, अभी कुछ ओके हो। सर। ऐसा है, बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी एक्चुअली इट इज प्रोपाउंडेड, फर्स्ट लेके आया है जो ले नाइटर बोल के एक साइंटिस्ट ने 1920s में लेके आया है। उसने बोला ये जो हमारा जो यूनिवर्स है दैट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल ब्लास्ट। एक तो बड़ा एक्सप्लोशन हो गया है। ये एक्सप्लोशन कैसे होगा? ये तो बोल रहे कि एक तो सिंगुलैरिटी था, एक तो सिंगुलैरिटी और स्मॉल सिंगल आइटम एक मैटर था, दैट इज जस्ट लाइक ए ब्लैक होल, वो देख भी नहीं पाएगा। दैट इज जस्ट लाइक ए एनर्जी हब। पूरा एनर्जी, ये दुनिया का जो भी एनर्जी हो दैट हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी, वो सिंगुलैरिटी में उतना था। इट कंसिस्ट ऑफ टू मच ऑफ हीट, टू मच ऑफ डेंसिटी। ये पूरा इसके अंदर लेके एक तो सिंगुलैरिटी था, एक तो मैटर था। वी कांट एक्सप्लेन हाउ इट फॉर्म, बोले हाउ इट ओरिजिनेट बोलने से ऐसा नहीं बोल पाएगा, ये तो कैसे हुआ है ये तो नहीं बोल पाएगा, दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप। तो ऐसा था बोल दिया, तो वी वांट टू फॉलो, वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। इसको क्या हुआ, अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स एगो इसका ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोशन हो गया। ये एक्सप्लोशन से ये पूरा यूनिवर्स बन गया है, दैट इज व्हाट एक्सप्लेनिंग इन बिग बैंग। सो द बेसिक कांसेप्ट वाज पुट फॉरवर्ड बाय जॉर्ज ले नाइटर इन 1920s। एंड इसे प्रूव करने के लिए इन 1931 इफ यू लुक एडवर्ड हम्बल, अभी आप लोग सुना होगा हबल टेलीस्कोप, अभी भी हमारे अर्थ से जो दूर स्टार, दूर देखने वाला स्टार या सबको देखने के लिए there is a telescope and it is named as Hubble telescope. Actually the name came from this scientist name, that is Edwin Hubble. Edwin Hubble ने ये थियरी का, ये यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे हम लोग बैलून का ये करता है ना, वो ऐसे ये एक्सपैंड हो रहा है, बैलून को एक्सपैंड करता है ना एयर डाल के, ऐसा ही इज सेइंग दैट द यूनिवर्स इज आल्सो एक्सपैंडिंग। पहले तो एक छोटा सा सिंगुलैरिटी था, उसको एक एक्सप्लोशन हो गया है, वो एक्सप्लोशन से ये बड़ा होना शुरू किया है। And the entire theory was consolidated by GOPRO in 1970s. So any name, George Naiter, Edwin Hubble and the GOPRO, ये तीनों का नाम याद रखना है। अभी एग्जाम में पूछेगा, ऐसा पूछेगा, the person who is relating to Big Bang theory. If you find any of these names, you can give, ऐसा ही होगा। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा, एक ही का नाम होगा, एक गेम नोव का नाम होगा, तो हम लोग ये पहले वाला पढ़ने से आप लोग सोचो ये नहीं है, तो डाउट होगा। तो व्हेन यू आर थिंकिंग, व्हेन यू आर स्टडिंग, यू वांट टू रिमेंबर ऑल दिस नेम, जॉर्ज ले नाइटर 1920s, हबल, एडविन हबल एंड गेम नोव। Please remember these three names. And what happened? I said in around 13.7 billion years ago, everything in the universe, entire universe, consolidated in a ऐसा था, infinity concept था, कुछ imagination के beyond है this thing, and it was very small as a energy hub. energy का एक hub है, उसमें पूरा एनर्जी, पूरा यूनिवर्स का एनर्जी उसमें कॉन्सेंट्रेटेड था। एट ए पर्टिकुलर टाइम वो एनर्जी इतना ज्यादा हुआ कि इट हैज एक्सप्लोडेड बाय इटसेल्फ, वो खुद से एक्सप्लोड हो गया। तो उधर से वो जो मैटर्स उससे वो बाहर में आ गया है, दे हैज बीन मूविंग अवे फ्रॉम दैट सेंटर, दैट सिंगुलैरिटी से इट हैज मूविंग अवे।
That is what explained by Edwin Hubble. That is the constant expansion of the universe. It is moving away just like a balloon. Just like we develop a balloon, उसका तो expansion जैसे balloon का हो रहा है ऐसा एक तो expansion हो गया. That is what it is. So remember this term also, small singularity. The term small singularity is relating to, ऐसा भी question आने का chances है. That is relating to Big Bang theory, and that is a single location. So what is this singularity? It is a point of infinity denseness and heat. उतना सा है. It's a single location with a volume smaller than an atom. इतना छोटा था, देखने के लिए भी नहीं था. But it comprises of unlimited temperature. उतना सा heat था and infinity density था. उतना ही density भी था. Just like अभी हमारा interior of the earth में देखने से we know that there is huge density inside. Along with that, we have huge temperature, but that is countable, that is measurable. All these temperature and density within the Earth's interior is वो तो measure कर सकता है, लेकिन ये तो नहीं उतना सा बड़ा था. That is, we can just say that is infinity. उतना था. That is what this Big Bang theory explains. The singularity gets expanding after a huge explosion. This explosion is termed as Big Bang. यहाँ देखो तो you can see there was a singularity in the size of a smaller atom, even smaller than an atom. उतना सा छोटा था, उधर से it has blast. वो तो blast हो गया. And you can see the expansion. Don't need to remember all these नहीं, ये तो कुछ भी नहीं पूछेगा. But this is the basic concept of Big Bang. The expansion later given later वो nebula कैसे हुआ था, ये सब क्वेश्चन का आंसर्स इसमें बिग बैंग में एक्सप्लेन कर पाया है. पहले तो वो एक क्लाउड था, ये कान ने बोला है, गैशियस थ्योरी में बोला था देयर इज अ गैशियस क्लाउड. ये तो कैसे हुआ किसी को पता नहीं था. देन लाप्लास ने बोला है देयर इज अ नेबुला. ये नेबुला कहाँ से आया है, तो ये भी पता नहीं था. तो that has also been explained in this Big Bang theory. तो ये blast हुआ था, तो expand होते समय ये पूरा जो matters था वो दूसरा बहुत कुछ matters that came out of from this single blast वो मिला के पहले ये nebula बन चुका है. That is what it is explained in this Big Bang theory, and that has been finally converted to stars and planets. So there is a relation that is between all these theories. पहले जो gaseous hypothesis, from the gaseous hypothesis to the this Big Bang theory, if you look, you can see a good relationship and a good development of the theory. Gaseous hypothesis में बहुत कुछ explain नहीं कर पाया. That has been explained in nebular hypothesis. Then nebular hypothesis में जो नहीं बोल पाया, that is been explained in planetesimal hypothesis में बोल पाया है. So I say there is a continuous development. वो planetesimal hypothesis में नहीं हो चुका, that has been explained in tidal hypothesis. तो पहले तो singularity single parent था, दूसरा हो गया biparental. That again develops to a big, most widely accepted theory, that is Big Bang theory. So these are the major theories you want to understand. इससे जो data वो ये PDF आपको send किया है वो देखने से you can understand. Now the other theories you want to remember all these names. जो theory क्या है, कौन propound किया है, इसमें अंदर ज्यादा देखने की जरूरी नहीं है. But there is chances of asking question, as we have objective type questions also. You want to study all this. Binary star theory was put forward by Russell. Cepheid hypothesis, ये तो हमारा AC Banerjee. This is an Indian concept. Cepheid बोलने से it's a big star, 10 times bigger than हमारा सन से 5 to 10 times bigger than our star. उतना बड़ा स्टार है. तो सेम कॉन्सेप्ट है जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन किया है.
वो सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसने वो स्टार का तो साइज बहुत बड़ा बोल दिया है. दैट इज ओनली डिफरेंस यू कैन फाइंड, एंड इट इज पुट फॉरवर्ड बाय AC Banerjee. So this may be asked because this is an Indian geographer और Indian scholar ने ये तो बनाया है. Then electromagnetic hypothesis, Hans Alfven. Then interstellar dust hypothesis by Otto Street. Then nebular cloud hypothesis by von Weizsäcker, and the pro-planet hypothesis by Cooper. ये नाम तो याद रखना है. There is no other option because there is high possibility. ये क्वेश्चन पूछने का भी है, चांसेस है. As this is TGT, उतना tough question आएगा I don't think so, but you have to remember. So that is all about the origin of the earth. Origin of the earth के बारे में इतना सा, these are the major points you want to understand. अभी ऐसे क्वेश्चन होने से भी you want to give all these points. What are those points I have given in this PPT? If you take it, you can make you can give answers to all those descriptive type questions as well. That's the objective type questions. इसमें कुछ डाउट है इस एरिया पे? हेलो, जी सर. इसमें कुछ डाउट है इस एरिया पे? सर टाइडल हाइपोथेसिस का ना, हाँ, और जीन्स एंड जेफरीज, उसका वो दोनों जो साथ में दिया था ना, अलग अलग दिया था सर. पहले ना ऐसा था या असली में पूछने से है ना, वी कैन गो फॉर दिस. ये तो दोनों एक साथ जा पाएगा बोल सकता है. असली में ये कौन सी वाला था आपने, ये है ना टाइडल हाइपोथेसिस है ना? ये तो असली में ये है ना. जी. ये तो ऐसा था, ये दोनों ने पहले तो जेफर्स ने लेके आया था, लेकिन दोनों ने मिला के ये तो आउटपुट लिया, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है. बोलने से जीन्स एंड जेफरसन से ही बोलता है टाइडल हाइपोथेसिस. यू कैन सी जीन्स का एक तो बोलेगा जेफरसन का, बट वो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट लाइक ये है ना, ये मोल्टन का भी, चेम्बरलिन एंड मोल्टन का प्लांटसिमल हाइपोथेसिस भी सेम, जस्ट लाइक द सेम कॉन्सेप्ट सेम ही था. तो एक साथ जब बोलता है हम लोग से एक साथ ही बोलता है. प्लांटसिमल हाइपोथेसिस बाय चेम्बरलिन एंड मोल्टन बोलता है, जैसे टाइडल हाइपोथेसिस बाय जीन्स एंड जेफरसन सेम ही बोलता है. सर 1919 में ये लेके आया है, 26 में तो मॉडिफाई किया है ना. पहले इसमें ये है ना, ये तो पहले 19. हेलो, सुन रहे हैं क्या? आपका भी वॉइस बीच बीच में कट आ रहा है. जी सर, सुन रहे हैं. ओके, तो ये पहले तो ऐसे लेके आया था 1919 में, और मॉडिफाई किया है. इसमें थोड़ा चेंजेस किया है 1926 में. तो बोलने से दिस थियरी वाज प्रोपाउंडेड ऑन 1919, ऐसा ही बोलना है. एंड इफ इट इज ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, स्टिल इफ आस्क मॉडिफाइड बोलने से 1926. ओके सर, थैंक यू सर. मेनली द क्वेश्चंस ऐसा पूछेगा, ये टाइडल हाइपोथेसिस, हु प्रोपाउंडेड दिस टाइडल हाइपोथेसिस, वो पूछने का है. ये तो ये मल्टीपल ये है ना, क्या बोलता है, मल्टीपल चॉइस में पूछे. हाँ, उसमें पूछता है. सर एग्जाम जो ना टीजीटी का, ज्योग्राफी का भी मल्टीपल चॉइस होगा और रिटन भी होगा ना सर? हाँ, दोनों होगा. सर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर आपके पास होगा सर? प्रीवियस ईयर तो 2018 में ही था, वो हम आपको सेंड करेगा, वो ग्रुप में देगा. ओके जी सर, जी. कैन वी गो टू अनदर टॉपिक? ओके सर.
So the next topic is the interior of the earth. Interior of the earth बोलने से we know, everyone knows क्या क्या है, crust है, mantle है, core है. So very simple है इस एरिया, लेकिन इसका नॉलेज, ये नॉलेज कैसे मिला है और क्या, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एरियाज, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक, लाइक व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द प्रेशर, कितना प्रेशर है, और ये कौन सी स्टेट में है, सॉलिड मोड में है, लिक्विड में है, और प्लाज्मा स्टेट में है, और गैसियस स्टेट में है, ये सब वी वांट टू नो. इसमें ऐसा क्वेश्चन, सो द स्टेबल पोर्शन, नहीं ये तो लिक्विड पोर्शन, ये सब ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है. नहीं ये तो कोर कहाँ से कहाँ तक है, क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक है, क्रस्ट का थिकनेस कितना है, लाइक दैट यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया. इसमें ये तो, इसमें कोई थियरीज नहीं है, बट बेसिक नॉलेज यू शुड बी इन दिस एरिया. पहले में ऐसा नहीं था, इसमें वी वांट टू स्टडी अबाउट डिफरेंट हाइपोथेसिस, उसके बारे में ही क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें ही आएगा. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक व्हाट, वेयर, व्हिच, ये सब. इंस्टेड ऑफ the hypothesis, we want to answer all these questions, like questions what, which, where, ये सब question आने का chances इसमें ज्यादा है. So why this? Actually the interior of the earth हमारे स्कोप में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ता है the earth environment and earth surface and its relationship with the humans. ये humans and the earth environment का relation, that is what we are studying in geography. Geographer ऐसा ही पढ़ता है. लेकिन इसका क्यों, why we study about the interior? क्योंकि we need to get an elementary knowledge of what, the earth relief, earth surface का क्या configuration है, इसके जो लैंड फॉर्म्स है वो अर्थ सरफेस का लैंड फॉर्म्स है. वी नो दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय टू काइंड ऑफ फोर्सेस, वन इज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस. एक्सोजेनिक फोर्सेस इज वो तो हमको पता है, व्हाट आर द वेदरिंग एजेंट्स है, ये सब है. लेकिन हियर वी वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंडोजेनिक फोर्सेस. कैटास्ट्रोफिक एंड डायस्ट्रोफिक है, ऐसा प्रोसेस है दैट इज मोस्टली हैपनिंग विद इन द अर्थ. अर्थ के इंटीरियर से है वो फोर्सेस बाहर, लाइक टेक्टोनिक फोर्सेस, ये सब इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आ रहे हैं. So that's create the earth surface. So we need to know what is inside. Then only we can understand that how these forces acting on the earth surface. Earth surface में ये कैसे act करेगा, ये समझने के लिए जो अंदर है वो हमको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए. जैसे हम लोग गाड़ी चलाता है तो ड्राइविंग आने से भी हमको चला जाएगा, लेकिन we need to know some basics about the vehicle. वो जो व्हीकल हम ड्राइव कर रहे हैं उसका तो बेसिक, उसका इंजन कितना कैपेसिटी है, वो इंजन कहाँ आ रहा है, इसका कितना सेफ्टी फीचर है, ये सब जानना हमारे लिए जरूरी है. Like that, even though we are studying about the earth surface and its relationship with humans, we need to get a basic elementary knowledge about the interior of the earth. That is why the scope of studying interior of the earth in geography. वहाँ होता है geography में the importance of studying interior of the earth. यह तो समझ में आनी चाहिए. This is for general knowledge. No question will be asked in this area. Let's go to the major source of knowledge. हम yes, we know that अभी interior को dig करके जाने के लिए humans have a certain limitation to go beneath the surface. We can go beyond maximum to I think it is up to 40 किलोमीटर ऐसा कुछ मैक्सिमम गया है. उसके ज्यादा
we are not able to reach. ऐसा ज़्यादा नहीं जा पाएगा because there is high temperature, there is high pressure, there is high density. ये तीनों है. So we have our tools जो भी use कर रहे हैं ना, इसका तो थोड़ा सा limitation है. So from where we will get the knowledge of interior of the earth? So questions can be asked from these regions. So basically say from understanding the density of the earth, understanding the pressure, and understanding the temperature. These are the major three areas that we will get the knowledge. There is a artificial knowledge, and we have natural knowledge like seismic waves. That is what we are mostly depending on. Then the volcanoes, the magmas and lavas coming from the volcanoes. Yes, सब है natural. So mainly the artificial sources that we are using is the density. So क्या है density? How we will reach a conclusion about the density of the earth? Overall, when we measure using different instruments, the overall density of the earth, it is calculated as it is above 5.5 है हमारा ग्राम पर क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर है हमारा डेंसिटी. दैट इज 5.5. ये तो याद रखना है ये पॉइंट, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ. ये तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है. बट द थिंग इज दैट अभी हमारा क्रस्टल एरिया, द अपर एरिया, दैट इज मेनली मेड ऑफ सेडिमेंट्स. सेडिमेंट से है इसका, दैट इज अप टू 1.6 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस का एवरेज डेंसिटी है 3 to 3.5. दैट इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड. इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऊपर वाला एरिया का डेंसिटी इज ओनली 3.35, बट द एवरेज डेंसिटी, टोटल एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज 5.5 है. तो इसका मतलब है कि द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज मोर देन 5.5 डेंसिटी. दैट इज आवर एस्टिमेशन. जो पूरा एक चीज का वेट है 10 kg, लेकिन इससे ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज ओनली 3 kg. सो average is above, the average is 10 kg, so and the upper portion is has only 3 kg. So we can conclude that the interior area has more than 3 kg of the weight, total weight. जैसे यहाँ पे डेंसिटी ऐसा है, डेंसिटी टोटल डेंसिटी होगा 5.5 average, but the upper area that we know, that we can easily access, is only 3 to 3.5 only. So it is estimated that the interior of the earth has very high density, that is more than 5.5 density. And recently with we have studied the earth density as 5.517 gram per cubic meter. वो तो ऐसा है. Average density अभी calculate करके exactly we have find it out. So this is the average density, and earth surface का है 2.6 to 3.3 ग्राम है. तो average surface outer portion का ये है. That is about density. तो इसमें से how we have concluded, बाहर का डेंसिटी कम है लेकिन पूरा डेंसिटी कम, वो उससे ज्यादा है. सो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज वेरी हाई डेंसिटी. ये डेंसिटी कैसे होगा? तो डेंसिटी ज्यादा होने के लिए एक चीज का, उसका तो ऊपर वेट आनी चाहिए, थोड़ा सा वेट होकर लोड होकर उसका तो डेंसिटी ज्यादा होगा. सो दैट इज व्हाट वी हैव कंसीडर्ड. पूरा अर्थ का अंदर में जो डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ सरफेस के जो चीज लेयर्स है, वो इंटीरियर एरिया का ऊपर लेयर बना के the density of the entire core or the central portion is much more than the outer area. ऐसा conclude कर दिया था, but it was proved wrong. ये जो concept था वो तो proved wrong कर दिया है. Thus it is able to understand the high density of the core is due to the presence of heavy metals
on the core. Heavy metals like iron जैसा heavy metal है इसके अंदर. That is why there is high density. So pressure कम है because not because of that much of pressure the earth interior is having too much of density. It is because of the presence of heavy metallic materials. Heavy metallic materials के वजह से है. That we have concluded. These are our conclusions that from the proof that we have, we are concluding. So just giving you a basic understanding. Don't want to move through all these. Just giving a basic understanding. So density पहले तो we have find out that first step हमने क्या किया है, पूरा अर्थ का डेंसिटी आइडेंटिफाई किया है, that is 5.5 है, लेकिन जो ऊपर सरफेस एरिया का देखने से बहुत कम है. From that we have concluded that the center portion has more density than the outer portion. तो ये outer portion तो inner portion में इतना क्यों density आ रहा है, ये हम लोग सोचा है. सोचने से पहले ये सोचा था कि डेंसिटी इसलिए तो ज्यादा है क्योंकि ऊपर वाला जो रॉक ने इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालता है वो सेंटर एरिया में, इसलिए उधर डेंसिटी ज्यादा था. बट ड्यू टू द बिकॉज विथ द एडवांस टेक्नोलॉजीज ये जो कंक्लूजन थे वो सही नहीं है, ये तो आइडेंटिफाई करता. तो बिकॉज ऑफ दैट दूसरा कंक्लूजन में आ गया है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रॉक, and it is because the center portion comprising of heavy metal. वो तो पता नहीं है कौन सी metal है, but right now we have the knowledge, but we have understood that the center portion is heavier because there is the presence of heavy metallic material उधर है. So that is how the second source came to effect, that is pressure. And the third one is temperature. So temperature is around 100 degrees Celsius at the base of the crust. ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस है. क्रस्ट के नीचे 100 डिग्री सेल्सियस है, एट द बेस ऑफ द क्रस्ट अराउंड दैट इज 3500 डिग्री सेल्सियस एट द बेस ऑफ द मैंटल. मैंटल के नीचे 3500 डिग्री सेल्सियस है, एंड एट द अर्थ सेंटर इट इज मोर देन 5000 डिग्री सेल्सियस है. यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि इसमें से ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्रस्ट के बेस में कितना टेम्परेचर है, दैट इज अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस. मैंडल के बेस जब से सबसे नीचे ये है, दिस एरिया में कितना है एवरेज, दैट इज 3500, एंड इन द कोर इट इज मोर देन, इट इज अराउंड ऑन एन एवरेज बोल दिया है यहाँ से यहाँ तक 5000, एंड इट इज एक्चुअली मोर देन 6000 से ज्यादा टेम्परेचर है इन द सेंटर पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. So these are the major artificial sources. इसमें से the question can be accepted from this temperature area. उसमें पूछेगा ये इस जगह पे कितना टेम्परेचर है, इस जगह पे कितना टेम्परेचर है, और इस जगह पे एवरेज टेम्परेचर कितना है. That question you can expect. Then coming to the major sources of natural sources. Major natural sources में first आता है volcanicity, that is volcanoes. Volcanoes जो चीजेस volcano से बाहर आता है, we have studied that objects and we came to understand that these are the combinations within the earth. Up to mantle area we have able to understand these are the things that is present. These are the metals or minerals that is present inside the surface. ये तो ऐसा conclusion कर पाया है. इसमें आपको you want to understand that how these volcanoes comes. ऐसा है, अर्थ में 3 लेयर आपको तो पता होगा, क्रस्ट होगा, क्रस्टल एरिया, नीचे होगा मैंटल, ये क्रस्ट हो गया, नीचे हो गया मैंटल, एंड सबसे नीचे कोर रीजन, कोर, मैंटल एंड क्रस्ट, ये 3 हो गया है. तो इसमें जो मैंटल है, मैंटल में दैट इज ऑलमोस्ट इन सॉलिड स्टेट, बट वी कांट से इट इज प्योर सॉलिड, इट इज मोस्टली इन प्लाज्मा स्टेज. देयर इज स्मॉल मूवमेंट्स, थोड़ा सा छोटा सा मूवमेंट है मैंटल एरिया में, एंड
the temperature is very high at this area. तो क्या होगा? There is convectional currents. Like अभी बारिश कैसे होता है? जो धरती पे जो पानी है वो बिकॉज ऑफ हीटिंग वो ऊपर आता है ना, वो स्काई में आएगा, आकाश में आएगा, उधर से बारिश आता है. तो लाइक द सेम देयर इज अ कन्वेक्शन हैपनिंग बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. बॉटम रीजन में आई सेड द टेम्परेचर इज 3500 डिग्री सेल्सियस है. तो इधर से बिकॉज ऑफ अस दिस इज अ सेमी मोल्टन कंडीशन में है, तो ये मोल्टन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ये तो ऊपर आई से आ जाएगा, ये नीचे वाला चीज तो ऊपर आ जाएगा. इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव लाइक दैट. तो आई से जो ऊपर आता है इट विल गिव ए फोर्स. ये तो क्रिस्टल पार्ट में थोड़ा सा फोर्स डाल देगा, और ये तो यहाँ ये रॉक हार्ड रॉक है तो उल्टा होकर ये तो वापस आ जाएगा. स्टिल देयर इज अ फोर्स एक्सर्टिंग एट दिस रीजन. अभी सोचो इस रीजन में एक क्रैक है, छोटा सा क्रैक है, तो क्या होगा? जो मोल्टन मटेरियल है जो अंदर से दैट विल ट्राई टू कम थ्रू दिस एरिया एंड इट विल काइंडली कम्स आउट टू द अर्थ सरफेस में आ जाएगा. एंड दिस इज एक्चुअली ए वोल्केनो. ये तो ऐसा वो क्रैक वो वीकर एरिया है, दैट इज एक्चुअली द वोल्केनोस. वो वोल्केनो से अभी मिड अटलांटिक रिज आप सुना होगा, ओशन के बीच में भी ये हो सकता है. इट इज लाइक ए कंटिन्यूअस रिज सिस्टम होगा, उधर से दैट इज ए वीकर एरिया. ये जो अंदर का मैग्मा है वो तो बाहर आ जाएगा as लावा. लिक्विड फॉर्म में वो ज्यादा आने से दैट वी विल कॉल इट as लावा. तो जो अंदर से आई से आ जाएगा दैट इज वोल्केन. आई से जो आता है इसमें दैट इंक्लूड मेनी मिनरल्स एंड मेटल्स दैट इज occurring at this portion. ये पोर्शन में जो जो चीजेस है वो इसमें इसका just like taking samples ये तो बाहर आ जाएगा. If we study these magmas and lavas, we will get a basic knowledge of the interior of the earth. So that is first natural thing, that is what we are getting. Another one is the seismology, seismic waves. Seismic waves के movement. So each we have mainly three kind of waves, that is primary waves, secondary waves and the surface wave. ऐसा तीन waves है. तो ये तीन वेव जब अर्थक्वेक होता है ना, जो अर्थक्वेक के टाइम में जैसे देयर हैपेंस है, देयर स्टार्ट्स है वेव मोशन. तो सिस्मिक वेव का एक मोशन होता है. लाइक इफ यू इतना रिक्टर स्केल में इतना आ गया है, ये वेव का इतना सा इंटेंसिटी है, ये सब हम लोग बोलता है. तो ये जैसे सिस्मिक जोन में, सिस्मिक जोन नहीं तो जो अर्थक्वेक जोन है उधर से जब अर्थक्वेक होता है उसी टाइम में देयर इज थ्री काइंड ऑफ waves that will start moving. One is primary wave, second is secondary wave, and third one is surface wave. So primary wave we will say it as, you want to remember this name, primary बोलने से it is longitudinal waves और compressional waves. इसका तो दूसरा नाम है longitudinal waves और compressional waves. Secondary wave का होगा transverse waves और distortional waves. Compressional and is another one is distortional. One is longitudinal, दूसरा है transverse waves. And the surface wave, this is most dangerous waves. If some ऐसा क्वेश्चन which is the most dangerous wave पूछने से, that is the surface wave है, बहुत dangerous वाला. इसका मोशन है based on these motions of these primary, secondary and surface wave, we can understand what is the characteristic of Earth interior. तो इसमें you want to remember two names. One is focus, another one is epicenter. जो एरिया उधर earthquake का occurrence होता है, the place of occurrence of the earthquake is called focus, and the place where seismic event experiences. अभी जहां अभी seismic wave का maximum effect जहां पे होता है earth surface में, actually we know that earthquakes mostly happen in the interior part, interior portion. अभी ये तो crustal area, तो ऐसे interior portion कहीं पे होगा हमारा focus.
उधर से ये तो बाहर आ जाएगा अर्थ सरफेस में। तो ये जो जगह है, दिस एरिया इज कॉल्ड एपिसेंटर, एंड जहां पे ये अर्थक्वेक हो रहा है दैट इज कॉल्ड फोकस। सो रिमेंबर दिस टू टर्म्स, द प्लेस ऑफ occurrence of earthquake is focus, and the place where seismic event experience, that is epicenter. So this term you have to remember, and you have to remember the names primary waves, secondary waves, and the surface wave. Primary waves का दूसरा names है, one is longitudinal and compressional, secondary waves का है traverse and the distortional waves, and the third one is PV waves. Surface wave का another नाम है, that is L waves, that is PV waves. So इसका अपना कुछ characteristics है. Based on these characteristics, we can understand what is the combination of Earth's interior. So what are the characteristics? The direction of motion and propagation are at the same. अभी यहाँ से if it is moving to here, इसका movement direct straight ही होगा. तो propagation, इसका motion and propagation same direction में होगा, like ऐसे ऐसे. लेकिन secondary wave का ऐसा है, अभी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका motion एक direction में होगा and propagation another direction में होगा. तो propagation सोचो यहाँ से यहाँ तक है, but it will move like up and down, ऐसे होगा. तो इसका propagation ऐसा different है. तो surface wave का भी same है, but here दूसरा कुछ characteristic है that is very important. One is P wave can travel through solid, liquid and even gas. ये तीनों तरह का atmosphere में it can move. Solid जैसे it is solid, whether it is solid, liquid or gas, the waves can move. In the secondary wave का characteristic है it can go only through solid materials. Solid material से ही इसको तो move. अभी बीच में liquid आया, so that will, the secondary wave will stop there. उसके बाद that will not move in solid material. That is the main. ये जो देख के we have understand what is the characteristic of Earth interior. कुछ जगहों पे solid आएगा तो उधर surface secondary wave तो नहीं जाएगा, उधर stop होगा. Then we can say from this area the liquid portion or the semi-liquid portion starts. नहीं, ये दोनों फर्स्ट प्राइमरी वेव्स भी जा रहा है, सेकेंडरी वेव भी स्टार्ट है, इसका मतलब है वो जगह solid है. So that is how we have came to different conclusions. Look at this. So इसमें we know that this is the crustal area, this is the mantle area, and this is the core region. ये outer core है, inner core है, and this is the, ये crustal area है, ये mantle का portion है. तो यहाँ आप देखने से यहाँ तक आकर ये तो रुका है this area में. इसका मतलब है इस जगह पे this is liquid, no S-waves. So that is how we have identified different combination. अभी S-waves, P-waves देखने से if you look, it is moving throughout all the regions because it can travel through any form, any matter का any form में इसको तो move कर सकता है. Whether it is solid, liquid or gas, it can move. But instead here, this area is liquid, S-waves cannot move at this place. So that is the importance. Now we can, so that is, these are the sources. Primary, first में artificial sources है density, pressure and temperature, and natural source में mainly we are depending on volcanoes, volcanicity, and the second one is seismic waves. So these are the basic knowledge. These are the places where we get the basic knowledge. Now the chemical composition of Earth interior. This portion is very important. You can expect minimum one question from this area. So outer sedimentary is mainly made up of silicate matter and feldspar and mica. ये भी पूछ सकता है sedimentary portion में कौन सी matter ज़्यादा है, तो we can say that silicate,
फेल्सपार एंड माइका इस जगह पे ज्यादा है। एंड बिलो आउटर सेडिमेंट एरिया it is composed of granite, सिलिका एंड अल्यूमिनियम। अभी लास्ट टाइम हम सोचते हैं कि ऐसा एक क्वेश्चन आया है, एक ग्रेनाइट रीजन कौन सी है, नहीं ये तो सियाल रीजन में, सियाल मीन्स सिलिका एंड अल्यूमिनियम लेयर इटसेल्फ, you will get the name सियाल, सिलिका एंड अल्यूमिनियम सियाल। तो इस पोर्शन में कौन सी टाइप का रॉक है, दैट इज ग्रेनाइट इन दिस। वो आउटर जो सेडिमेंट्री लेयर है उसके जस्ट बीनीथ यू कैन सी द डेप्थ इज फ्रॉम 50 to 300 किलोमीटर है। पहले 1.6 किलोमीटर का डेंसिटी के बारे में हम बोला था, दैट इज द आउटर सेडिमेंट्री लेयर था उसी जगह पे, दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट, फेल्सपार एंड माइका है वो जगह। उसके नीचे जो आता है इट हैज अ डेप्थ ऑफ 50 to 300 किलोमीटर बिकॉज इट्स वेरीज एंड वी कांट इवन इस जगह पे ये है इतना डेप्थ है ऐसा नहीं बोल पाएगा बिकॉज वी डोंट हैव 100% प्रूफ। तो अप्रोक्सीमेटली द डेप्थ इज 50 to 300 kilometer and the Sial region mainly comprises of granite. The rock comprises of granite and as the statement name states, it consists of silica and aluminum. The next layer is Sima layer, that is silica and magnesium. So from the name itself you will get what is the combination, and there may be chance of asking which type of rock is existing in Sima. So we can write it is basalt. One is granite, दोनों igneous rock है वो हमको पता है, एक तो ग्रेनाइट हो गया दूसरा हो गया बासाल्ट। तो सियाल में ज्यादा कंपोजिशन में ग्रेनाइट आएगा, उसके नीचे का आएगा सीमा रीजन में आएगा बासाल्ट ज्यादा, एंड इट हैज अ डेप्थ ऑफ 1000 to 200 किलोमीटर इसका थिकनेस है सीमा रीजन का। तो आउटर सेडिमेंट्री रीजन फॉलोड बाय सियाल रीजन देन सीमा रीजन एंड द कोर रीजन। हम पहले से बोला है दैट हैज हाई डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी एरिया है। तो वेरी हाई डेंसिटी के लिए इट्स नीड समथिंग स्पेशल, that is it consists of nickel and फेरियम, that is iron कंटेंट भी उधर ज्यादा है और निकल का कंटेंट भी ज्यादा है। that is why it has very high density in Gneiss region, Gneiss, nickel and फेरियम और ferrous means iron। तो निकल एंड ferrous इस रीजन में ज्यादा है। तो ये कॉम्बिनेशन आप याद रखना है। सियाल में नेम से मिलेगा सिलिका एंड एल्यूमिनियम, वो तो याद रखने नहीं रखने से भी यू विल गेट द नेम, बट यू वांट टू नो व्हिच इज द रॉक, दैट इज ग्रेनाइट। अदर वन सीमा में है सिलिका एंड मैग्नीशियम है, बट यू वांट टू रिमेंबर द नेम बासाल्ट, उस जगह पे बासाल्ट ज्यादा है। निफे में आप देखने से NiFe, निकल एंड फेरियम, तो वो भी मिलेगा एंड दिस इज द वेरी हाई डेंसिटी region। Then the structure of ये सब इसका combination है, क्या क्या चीजें है, how you get। Now we can go to the directly to the interior of the earth. What are the structures of interior of the earth? इसमें as you know the crust होगा, the mantle होगा and the core region होगा। तो बेसिक्स जीके हम बोलेगा इसके अंदर, यू जस्ट नोट इट आउट। फर्स्ट आउटर सरफेस इज वी नो दैट द क्रस्ट। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था ऑर्डर करने के लिए क्रस्ट कोर मैंटल, इसका तो ऊपर से नीचे तक ऑर्डर में लिखो बोल के एक तो क्वेश्चन पूछा था। तो यू हैव टू रिमेंबर द अपर लेयर इज क्रस्ट, द मिडिल वन इज मैंटल एंड द लोअर लेयर इज कोर। कोर सबको पता है, कोर रीजन अंदर का कोर रीजन है। तो मैंटल मिडिल याद करने से यू विल गेट मैंटल एंड द अपर पोर्शन इज क्रस्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक क्रस्ट इज कोल्ड रीजन है, उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है उस रीजन में, थिन है बिकॉज वी हैव वाटर आल्सो इनसाइड द सैचुरेटेड है मोस्ट ऑफ द एरिया। सो कोल्ड रीजन में है, थिन है, ब्रिटल
पी है, ब्रिटल मीन्स ब्रेक कर सकता है उसको, आउटर शेल को ब्रेक कर सकता है, एंड मेड ऑफ रॉक पार्ट है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओशियनिक क्रस्ट है एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट एंड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, like lithosphere what we are usually terming it as lithosphere, this region crustal, and the total volume and the mass is less than 1% of the earth. Density P हम पहले से बोल दिया था 2.7 grams and 5 to 30 किलोमीटर thickness है हमारा क्रस्ट का, कुछ जगहों पे 5 होगा, कुछ जगहों पे 30 किलोमीटर तक है. Right now recent studies has been say that in the Himalaya region it goes up to 80 किलोमीटर, उतना सा ज्यादा है हिमालयन रीजन में, ऐसा कुछ स्टडी आया है. डोंट गो फॉर ऑल दोस थिंग्स, जस्ट स्टडी दिस लेयर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो स्टडी करना है. ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये तो याद रखना है, और एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्टल रीजन इज 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये भी याद रखना. ये जो था अभी क्वेश्चन में पूछेगा 2.9 होगा, फिर भी देखना है सामने और कुछ है नहीं, तो यू कैन गो फॉर 2.9 आल्सो, बट इट इज अराउंड 2.7. ओके, नो. देन कम्स मैंटल मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स. हम सोचा है, हम बोला है इट इज सॉलिड इन कैरेक्टरिस्टिक, बट इट हैज सम प्लाज्माइक मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा. That is why there is convectional currents happening at this region because of very high temperature. And the discontinuity between, ये पूछने का chances बहुत है, crust and core mantle के बीच में जो discontinuity है, that is Mohorovic discontinuity और Moho discontinuity. ये नाम याद रखना है. Then mantle, and it is the largest and the thickest layer of the earth. Largest and thickest layer of the earth is mantle. That comprises of 84% of the total volume है इसका. तो crust, अभी crust देखने से only 1% था volume, and the remaining 84% comes in mantle region, because इसका तो सराउंड सर्कुलर देखने से बाहर का रीजन है, बहुत एक्सटेंसिव भी है, so it comprises of 84% of the total volume of the earth. And the characteristic is solid rock है, but it is in constant motion, flowing very slowly. हम ये बोला था प्लाज्माइक स्टेज में solid है, we can't say it is not solid, it is solid rocks है, but अभी रॉक को ज्यादा बर्न करने से जैसा ये मैग्मा आता है ना वोल्केनो से, ऐसा थोड़ा इसका तो मूवमेंट भी है साथ में. सो बिकॉज ऑफ दैट ये कैरेक्टर आपको याद रखना है. इट इज कांस्टेंट, इट हैज अ कांस्टेंट मूवमेंट, एंड दैट इज कन्वेक्शन मूवमेंट. नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे. ऊपर जाने से क्रस्टल एरिया है, उधर हम बोला है कोल्ड है, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा. जस्ट लाइक द रेन हैपेंस, यहाँ से टेम्परेचर ज्यादा होकर पानी ऊपर जाएगा, उधर से ठंडा होकर नीचे आएगा. लाइक द से नीचे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, व्हाट इज द टेम्परेचर देयर, 3500 डिग्री सेल्सियस है, उधर से वो ऊपर जाएगा तो उधर 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो थोड़ा कूल हो जाएगा और वापस आएगा. तो देयर इज कांस्टेंट मोशन हैपन इन द मैंटल रीजन, एंड इट इज अल्ट्रामाफिक इन कॉम्पोजिशन सी, as I said right now. Then the lithosphere and asthenosphere. The upper portion हमको पता है lithosphere है. Lithosphere is floating on asthenosphere. That is the upper portion of mantle है. इस रीजन में मूवमेंट है. Because of that we have plate tectonism. उसके बारे में भी हम पढ़ेगा. तो लिथोस्फीयर इज फ्लोटिंग. लिथोस्फीयर हमारा क्रस्टल एरिया है, जो हार्ड एरिया है, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट है, वो रीजन आता है लिथोस्फीयर, दैट इज फ्लोटिंग ऑन asthenosphere में है. एंड द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर मैंटल एंड द लोअर मैंटल इज रैपिड डिसकंटिन्यूटी. ये भी पूछ सकता है. The discontinuity between the upper mantle and the lower mantle, that is rapid discontinuity.
the discontinuity between crust and the mantle is Mohorovičić discontinuity or Mofo discontinuity. And the another discontinuity is between mantle and the core, that is Gutenberg discontinuity. तो ये discontinuity नाम याद रखना है. There is high chance of asking this question, discontinuity के बारे में. You want to note it down. तो core is primarily composed of ferrium. बोला है iron, ferrous content ज्यादा है. Along with that we have amount of nickel, Fe. That is why nickel का Ni and ferrous iron का Fe, ferrous. So this portion is called Fe region, and it I already told you it has very high temperature, very high density also. So inner core, that is solid in nature, solid है इसका characteristic, and have a thickness of 1221 kilometer, and temperature is, I said, more than 5200 degrees Celsius, and at the center portion it is more than 6000 centimeters. So average is 5200 degrees Celsius है inner core का. And the outer core जहाँ वो S waves, P waves, S waves, L waves में वो S waves आकर स्टॉप किया ना उस जगह, क्योंकि इसके नीचे पानी है, लिक्विड है, that is at the outer core region, that is the outer core region है, and it is also comprised of iron and nickel है, but it is in liquid form. In the center region iron and nickel same है, but it is in solid form. In the outer portion iron is same है, लेकिन this is in liquid form है, and the average temperature is between 4500 to 5500 degrees Celsius. The boundary between ये तो थोड़ा 4500 degree to 5500 इसलिए बोलते हैं because that is in liquid stage है. That is why that much of extension is given to the average. The boundary between the inner core and the outer core is Lehman discontinuity, seismic discontinuity or Lehman discontinuity. So we have studied about how many discontinuity, Mohorovičić discontinuity, Равпети discontinuity, then Lehman discontinuity, then Gutenberg discontinuity. ये दोनों इतना discontinuous है, you want to study about. And there is one more discontinuity if you look, that is Conrad discontinuity, that is between the continent, the oceanic crust and the upper continental crust and the oceanic crust में जो discontinuity आता है, that is Conrad discontinuity. So these are the major discontinuity you want to remember. Conrad discontinuity, that is the uppermost discontinuity, then Mohorovičić discontinuity, then Равпети discontinuity, then Gutenberg discontinuity, then the Lehman seismic discontinuity or Lehman discontinuity. And areas, Cl, this area, crustal area, silica, aluminium, and this area में कौन सी rock है? That is granite. Then comes beneath that, that is upper mantle. I told you, इस area पे asthenosphere floating, lithosphere is floating on asthenosphere है, and this is the area, the upper portion of the mantle है asthenosphere. Then नीचे lower mantle होगा, the upper mantle and lower mantle, that is called the sima region, silica and magnesium, and here rock is, yes, so हम बोलते हैं this is composed of solid rock है, that is basalt. Basalt we know that is mainly in black color, and the granite mostly we will say it is in white color, but not actually. But when we consider, it is lighter than the basalt. Granite is lighter than the basalt, and that is mostly occurring in Sima region. And the inner region, that is Fe, nickel and ferrous area, that is in the core region. And this is known as barysphere, mesosphere and asthenosphere, lithosphere. ये दोनों अभी आपको नहीं चाहिए, फिर भी नाम याद रखो, क्वेश्चन पूछने से भी ये तो बोल सकता है. So that's about most of the question you can expect from these regions, that is interior of the earth. पहले हम लोग सीखा है
sources, why we study about the interior of the earth, and second one, major sources of knowledge of, ये भी question पूछ exam में question पूछ सकता है, what are the major sources of knowing about the interior of the earth, एक question पूछ सकता है. So you want to divide that into artificial and the natural. Artificial में temperature, pressure and the density, and natural में volcanism and the seismic waves. ये हो गया तो 5, ये याद रखना है. Then इसके बाद केमिकल कॉम्पोजिशन में देखना है क्या क्या है. Cl, सीमा एंड निफ है. Cl सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सीमा में सिलिका एंड मैग्नीशियम, एंड निफे में निकल एंड फॉस्फोरस. Then comes the crust. Crustal में you can express mainly the question comes for discontinuities. कौन सी discontinuities है? So you have to study this properly. From Gornat to Mohorovičić to Repetit to Gutenberg to, ये पूरा याद रखना ही होगा आपको. Understood? जी सर. Okay, ये भी हम शेयर कुछ तो जी. वो जो प्राइमरी वेब, सेकेंडरी वेब, सरफेस वेब है ना, तो सरफेस वेब को एल वेब क्यों बोलता है सर? वो तो हमको उतना ये नहीं है, वो लैंड सरफेस में है इसलिए तो होगा. I don't have that much of idea regarding this L. Usually it is termed as L waves. Land surface में है हमारा, जैसे अभी when we are feeling the earthquake ना, that is mainly because of this surface wave, because that affect हमको ये that is why it is called as the most destructive waves. वो ऊपर से surface से ये तो ऐसे आ रहे हैं, earth surface है ना, तो वो ऐसे आएगा, previous surface आकर यहाँ से laterally it will move, ये जो waves, तो ये wave को हम लोग surface wave बोलता है. लैंड में है उनके लैंड. हाँ लैंड, हाँ वही. ओके, थैंक यू सर. ओके, कैन वी स्टॉप फॉर द डे? ये भी हम शेयर करेगा. ओके, ओके, थैंक यू सर.